वेलकम बैक टू कॉन्वेयर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स इसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं उन सभी टॉपिक्स को। आज हम डिस्कस करेंगे ओशियंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट जो आपके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा मेन कंटेंट है वो है ओशियन, कि एक्चुअली में ओशियन होता क्या है, कितने टाइप्स के ओशियंस पाए जाते हैं, ओशियंस में किस तरीके की लाइफ होती है, पूरे के पूरे इस ओशियन के बारे में हम इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर बुक on the world map figure 2.3 पेज नंबर 32। हम देखते हैं, इस पेज की बात की जा रही है कि ये एक वर्ल्ड मैप है और इस वर्ल्ड मैप में आप देखिए कई सारे आपको ओशियंस दिखाई देंगे। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ओशियंस है जिनको अलग अलग नाम पे डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। नेक्स्ट वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस। कितने ओशियंस है? टोटल 5 ओशियंस है, जिसमें से हम पढ़ेंगे, देखिए एक है आपका अटलांटिक, हम लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, आर्कटिक है एंड द साउदर्न अंटार्कटिक ओशियन। ये 5 ओशियंस है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेंगे और दीज आर द लार्ज वाटर बॉडीज़। इनसे बड़ी कोई दूसरी वाटर बॉडी नहीं है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ऑल द नेम ऑफ दीज ओशियंस आर गिवन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स ये सारे आपके जितने भी पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन की बात की जा रही है, इन सभी के जो नाम आपके बुक में रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये सारे नाम आपको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग है कि सबसे बड़ा ओशियन कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो हाइट साइज़ के अकॉर्डिंग ये सारे ओशियंस के नाम आपको दिए हैं। आप इन्हीं के अकॉर्डिंग इसको याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में साइज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है आपका पैसिफिक ओशियन। देन सेकेंड नंबर पे आता है आपका अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन, देन आर्कटिक ओशियन एंड देन अंटार्कटिक, ठीक है। तो आप जिस तरीके से याद करना है आप याद करिए, आप हो सके तो इसको शॉर्टकट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग याद करिए, बट इसे याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, हम यहाँ पे एक और नाम पढ़े हैं वो है इंडियन ओशियन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ द ओनली ओशियन हुज नेम हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एक सिर्फ इकलौती ऐसी ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडियन ओशियन। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो उसका रीज़न भी आप इन डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप छोटी क्लास में हैं तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसे किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। टोटल 5 ओशियन से ये हम पढ़ लिए, इनके नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ लिए हैं, इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ऑल्दो वी हैव लिस्टेड 5 ओशियन, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठीक है हमने 5 ओशियंस को लिस्ट किया है। ओके, बिफोर गोइंग अहेड हम क्या करेंगे, इन सभी ओशियंस को एक बार वर्ल्ड के मैप पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है आपका, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड का मैप है। इस मैप में आप देख सकते हैं सबसे पहले पैसिफिक ओशियन है तो बहुत बड़ा है, फिर आपका अटलांटिक ओशियन आता है सेकेंड नंबर पे। ये पैसिफिक ओशियन को आप याद कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड में आपका पैसिफिक ओशियन होता है ऑन द वर्ल्ड मैप। अगर आप वर्ल्ड मैप में लोकेट करेंगे तो ऑलवेज ये बात है वर्ल्ड मैप में ही लोकेट करना है हमें। तो वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो है आपका पैसिफिक ओशियन। देन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के
राइट हैंड साइड में जो आएगा वो है आपका अटलांटिक ओशियन। होप आपको ये याद रहेगा। इससे अगर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से आप याद करेंगे तो ईजिली होगा, ऐसे आपको प्रॉब्लम होगी याद करने में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ओशियन विच इज़ इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन की बात की जाए तो आप अगर ग्लोब में देखेंगे, ये जो आपका मैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप एक साउथ अफ्रीका देख रहे हैं, सॉरी, ठीक है, साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका के ही पास ही जो आपको एक लार्ज ब्लू कलर का एरिया दिखता है, इसी को कहते हैं इंडियन ओशियन। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा जो आपका साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया कंटिनेंट का, वही क्या है, इंडिया है। तो इसी के नाम पे आपका इंडियन ओशियन रखा गया है। ये जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन कहलाता है। तो अब याद रखिएगा कि अफ्रीका के जो राइट हैंड साइड में है जो वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है, उसे कहते हैं इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है आपका आपने ये है आपके आर्कटिक ओशियन ऑन द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक, और आपका कह सकते हैं साउदर्न ओशियन, ये वाला एरिया है। आपको ये पता होगा कि अंटार्कटिका वाला पूरा रीजन तो फ्रिजिड जोन कहलाता है, क्योंकि पूरा का पूरा वो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है, जो एकदम टिप एरिया होता है, वो हमारा फ्रिजिड जोन होता है। वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ठीक है। ह्यूमंस वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन उससे पहले जो एक एरिया आता है वो आपका है साउदर्न ओशियन। तो साउथ पोल साइड में आपका साउदर्न ओशियन है, और उसके नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल साइड में आपका आर्कटिक ओशियन है। तो दीज आर द 5 लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ जिनके बारे में हमने इन डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन का नाम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा गया है। उसका रीज़न है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड में है, बट जब आप इधर टर्न करके आएंगे ग्लोब को पूरा, तो आपको यूरेशिया वाले ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया के राइट हैंड साइड में भी आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा। इट मीन्स पूरे के पूरे ग्लोब में मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वाटर बॉडीज़ का, वो कौन कवर करके रखा है, पैसिफिक ओशियन। दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो दीज आर द 5 ओशियन। प्लीज़ इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपको हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेंगे सीनियर क्लासेस में भी। तो आप 6 क्लास में हैं तो आपको फ़िलहाल इतना इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा फिर आप बाउंस कर जाएंगे सारी चीज़ें आपके माइंड से। सो द लाइन्स दैट डिवाइड द मैप आर नो मोर, प्लीज़ लुक एट दिस लाइन्स। The lines that divide them on the map are no more than conventions. The natural world does not follow such boundaries. ठीक है, ये जो लाइंस बनाई गई हैं आप देख सकते हैं। जब आप मैप में जब फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है तो उसमें ये लाइंस के बारे में बताई गई हैं कि ग्लोब पे आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइंस आपकी कन्वेंशन इन द सेंस कि हमेशा से नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दिस लाइंस आर मेड बाय कार्टोग्राफर्स टू फॉर द कन्वीनियंट, ताकि हम मैप को अच्छे से पढ़ सकें, डिस्टेंस को अच्छे से मेज़र कर सकें, इसलिए इन लाइंस को बनाया गया है। दैट इज़ वाई दिस लाइंस आर टर्म्ड एज इमेजिनरी लाइंस। ओके फाइन। तो दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सो जितनी भी आपको ग्लोब पे लाइन देखने को मिलेंगी, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दैट इज़ वाई हियर इट इज़ मेंशन कि द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। एक्चुअली में जो आपकी बाउंड्रीज दिखा रही है कि ये आपका इक्वेटर है, दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ अ लैटिट्यूड, सच टाइप ऑफ एनी बाउंड्रीज आर नॉट फॉलोड बाय नेचर। मतलब नेचुरल वर्ल्ड जो है, जो नेचर के थ्रू वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, वो इन बाउंड्रीज़ को नहीं मानते हैं या फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं। एग्जांपल के लिए जिस भी कंट्री को एक्वायर कर लिया है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली है। तो ये जो बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं, दीज आर द ह्यूमन मेड
थिंग्स। यहाँ पे नेचर ने आके ऐसा बाउंड्री कोई क्रिएट नहीं किया है कि ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ पे रशिया है, या फिर जितनी फॉरेन कंट्रीज़ या हमारे इंडिया में, इंडिया का ही ले लीजिए आप, बाउंड्री देखते होंगे स्टेट्स की बाउंड्रीज़। तो ये स्टेट्स की बाउंड्रीज नेचुरली क्रिएटेड नहीं है, दिस बाउंड्रीज आर ह्यूमन मेड। तो एज इट इज़ यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और आपको इमेजिनरी लाइंस जितनी भी दिख रही हैं, ये सारी लाइंस क्या है, ह्यूमंस ने बनाई हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि वो ईज़िली अपने एरिया को लोकेट कर सके। अदरवाइज़ नेचर ने अपने थ्रू खुद से कोई भी बाउंड्री नहीं क्रिएट की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी वाटर। Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ। तो एग्जांपल के लिए यही, इसी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बुक में एक एग्जांपल लिया है कि जो समुद्र का पानी है, वो समुद्र का पानी ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बनी हुई है तो उस बाउंड्री तक ही वो फ्लो करेगा, उसके आगे नहीं। ये जो समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, इट फ्लोज कॉन्स्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट ओशन। ऐसा नहीं है कि पैसिफिक ओशन का पानी आके आपका इंडियन ओशन में मिक्स नहीं होता है और इंडियन ओशन का आपका अटलांटिक, दीज आर कंटिन्यूसली फ्लोइंग वाटर्स, ठीक है। दैट इज़ वाई ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो और जितनी भी आपकी रिवर डाइवर्सिटी है, ठीक है, सॉरी, जो आपकी डाइवर्सिटी है, मरीन लाइफ है, उसको क्या करती है, एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। तो इन सभी लाइफ को एक रिच डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है मरीन लाइफ को, ये आपकी जितने भी क्या हैं, सी वाटर है, जो आपके एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। इन शॉर्ट समुद्र जो है, या फिर आप इसको ओशन कहते हैं, जिसको आप सी वाटर कहते हैं, इसके नीचे भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं मरीन लाइफ। मरीन लाइफ में आपके फ्लोरा, फौना, हर एक चीज़ आ जाती है। ये जो ओशियंस है, ये आपके मरीन लाइफ को सस्टेन करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है। इनकी वजह से आपकी जो मरीन लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारे प्लांट्स, यहाँ पे यही लिखा है, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस। ये जितने भी आपके अलग अलग, मल्टीपल मतलब कई अलग अलग ओशियंस है, इन ओशियंस में आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स और इस एनिमल्स की स्पीशीज़ मतलब उसकी वैरायटी, एक तरीके नहीं, जैसे फिशेज़ है तो एक ही फ़िश नहीं पाई जाती, फ़िश की अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी आपके एनिमल्स हैं, हर चीज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ आपको ओशियंस में देखने को मिलेगी। प्लांट्स की अलग अलग वैरायटीज़, जैसे आपको अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं, सेम एज इट इज़ आपको वाटर के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं ओशियंस में भी अलग अलग तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती दिखेगी, फ्लोरा और फौना देखने को मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे स्पीसीज़ कहा गया है, उनकी अलग अलग प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब एक्चुअली में फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, आपकी बुक में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। सो लेट अस डिस्कस। मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स, ठीक है। अब मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स, ठीक है। मरीन फ्लोरा में क्या इंक्लूड होता है, आपका फ्लोरा सबसे पहले आप याद कर लीजिए फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा मीन्स जितने भी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, चाहे वो अर्थ वाले प्लांट्स हो, चाहे वो ओशंस के नीचे के प्लांट्स हो, जितने भी प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह आती हैं वो सब आपके फ्लोरा में आते हैं। अब याद कैसे करेंगे, बच्चे अक्सर फ्लोरा और फौना में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको फ्लावर की स्पेलिंग तो आती होगी, ठीक है। तो फ्लावर की स्पेलिंग से आप याद रखिएगा कि फ्लावर में FLO पहले आता है, एज इट इज़ फ्लोरा में भी क्या आया है, FLO पहले। इससे आप याद कर लेंगे कि फ्लोरा में जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। सेकेंड इज़ फौना। फौना में क्या होता है, यहाँ पे भी आप देखे होंगे एनिमल्स, ठीक है। तो AN एनिमल में आता है, और फौना में भी आप देखिए AN देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ जाइएगा कि फौना मीन्स जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, जितने भी आपके
इंसेक्ट्स वगैरह ये सारी स्पीशीज़ इनकी जितनी भी है वो सब आपके फौना के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो होप आपको फ्लोरा और फौना में क्लैरिटी हो गई होगी, बिकॉज बच्चे बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं, स्टिल यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे फ्लोरा मीन्स क्या, फौना मीन्स क्या। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं फ्लोरा और फौना में डिफरेंस। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो फ्लोरा में यहाँ पे कहा गया, अब जैसे अर्थ पे आपको कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एज इट इज़ प्लांट्स आपको वाटर बॉडीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। जो लार्ज वाटर बॉडीज़ है इसके अंदर आपको बहुत बड़े बड़े प्लांट्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स देखने को मिलेंगे। एल्गी, एल्गी जिसको काई बोलते हैं, जैसे बारिश के टाइम में ग्रीन ग्रीन एरिया और चिकनी वाली एरिया हो जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, तो वो एल्गी आपकी इस तरीके के वाटर वाले प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जितने भी समुद्री सीवीड्स वगैरह होती हैं वो सब देखने को मिलेंगी। एज इट इज़ आपने अगर एक्वेरियम देखा होगा, एक्वेरियम में जैसा क्रिएचर आपको देखने को मिलता है, सेम एज इट इज़ आपको ओशियंस के अंदर यही क्रिएशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, द मरीन फौना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन्स, whales, countless mysterious deep sea creatures। अब फौना में क्या है, यहाँ पे एनिमल्स। अब एनिमल्स में ऐसा तो है नहीं शेर हाथी आपके ओशियंस के अंदर तैरना शुरू हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आप एक याद करके रखिए, जैसे फ़िश हो गई, ठीक है, अलग अलग टाइप के फ़िश, छोटी बड़ी हर तरीके की फ़िशेज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कलरफुल प्यारी प्यारी फ़िश आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे एग्जांपल इस इमेज में देख लीजिए, दीज ऑल आर द मरीन क्रिएचर्स। बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे मरीन क्रिएचर्स है ये। और ये वाटर में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मछली को बाहर निकालेंगे तो डेथ हो जाती है, एज इट इज़ दीज आर द क्रिएचर विच एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द वाटर बॉडीज़। Next is, each part of the ocean each part of the ocean from the sunlit surface to dark depth has its own diverse life form। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है ओशियन का हर एक पार्ट, सन की लाइट जहाँ पड़ती है उससे लेके जो इंटीरियर उसका एकदम डार्क वाला एरिया होता है, हर जगह तक क्या है आपको अलग अलग डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलती है। एज इट इज़ जैसे आप अलग अलग राज्यों के बारे में देखिए तो साउथ इंडिया में आपको अलग टाइप की डाइवर्स कल्चर देखने को मिलेगा, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। नॉर्थ साइड में अगर आप माउंटेन रेंजेस पे जाएंगे वहाँ के एनिमल्स अलग होते हैं, डेजर्ट एरिया का अलग है। तो सेम एज इट इज़ ओशन पे जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है उस सनलाइट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो क्रिएचर्स है, वहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें भी आपको डाइवर्सिटी, उन स्पीशीज़ में आपको डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। और ये मैप आप प्लीज़ अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्लीज़ इस मीनिंग को लर्न कर लीजिए कि मरीन मीन्स क्या होता है। Whatever the things which were found under sea or oceans are termed as marine. Flora means the plant life of a particular region or a period of time। कोई भी प्लांट किसी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका है फौना मीन्स, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है एनिमल, तो एनिमल लाइफ किसी पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर कोई एनिमल होता है तो उसे भी क्या कहते हैं, आपके फौना कहते हैं। पर्टिकुलर पीरियड के लिए जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे रेनी सीज़न आता है तो उस टाइप पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और बहुत सारे एनिमल्स मैं कह रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिलते हैं, जैसे आपको टर्टल, और इसके अलावा आप देख सकते हैं जनरली आपको जो फ्रॉग, हाँ फ्रॉग है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही बारिश आती है ये सारे फ्रॉग आपको देखने को मिलेंगे। एक हेलीकॉप्टर टाइप का आपका जो इंसेक्ट है वो उड़ता हुआ दिखेगा, एक पाखी जिसे बोलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट विच इमर्जेस
जो आपको क्या है रेन के टाइम पे देखने को मिलता है। लेकिन जब रेनी सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको ये सारी इंसेक्ट्स की वेराइटीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कुछ इंसेक्ट्स, कुछ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स देखने को मिलते हैं। एज इट इज़ प्लांट्स, कुछ स्पीशीज़ आपको बारिश के टाइम में देखने को मिलती हैं प्लांट्स की, और जब वो बारिश ख़त्म हो जाती है वो स्पीशीज़ भी आपको देखने को नहीं मिलती है। या फिर सीज़न टू सीज़न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आपको या फिर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या पर्टिकुलर रीजन, डेजर्ट एरिया का अलग है, माउंटेन एरिया का अलग है, दैट इज़ वाई यहाँ पे पर्टिकुलर रीजन और पीरियड का नाम दिया गया है। सो होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ इसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू इन योर सीनियर क्लासेस। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो आपको सीनियर क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप इसको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपका बेस नहीं क्लियर रहेगा, तो फिर आपको हाई लेवल की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी। For today, this much is enough. Tomorrow, we will discuss another topic. Till then, take care of yourself. Have a good day.